चैप्टर 14 लुई पास्चर। राइट द नेम ऑफ वैक्सीन डिस्कवर्ड बाय द फॉलोइंग साइंटिस्ट। ये जो कुछ साइंटिस्ट के नेम है, इन्होंने कौन कौन सी वैक्सीन का डिस्कवर किया है वो आपको लिखना है। आप गूगल सर्च भी कर सकते हैं। मैरी हैड जस्ट रिटर्न फ्रॉम हर स्कूल। शी वाज थर्स्टी। मैरी यू कैन हैव ए ग्लास ऑफ मिल्क, कॉल्ड हर मदर। मैरी स्कूल से आई, वो बहुत प्यास लग रही थी उसको। थर्स्टी हूँ, तो उसकी मदर ने कहा कि मैरी एक ग्लास दूध पी ले। Mary went into the dining hall. She took about a glass of milk and about to drink. Suddenly she cried, "Mummy, the milk is spoiled." तो जब वो उसमें आई रसोई में, डाइनिंग हॉल में, तो उसने ग्लास उठाया मिल्क का। एकदम से वो चिल्लाई, "मम्मी, दूध तो खराब हो गया।" स्पॉइल्ड मतलब खराब हो जाना। हर मदर केम इन, "लेट मी सी, यस द मिल्क इज स्पॉइल्ड।" हाँ, मिल्क तो खराब हो गया। शी टुक आउट ए sachet from the cupboard. She see Mary, the milk in the sachet is all right, she said. अब उसने क्या करा, जैसे जो दूध होता है जो हम लोग आमतौर पे घर में यूज करते हैं, उससे डेयरी से आता है, गाय का भैंस का जो भी होता है, गर्मी में बहुत जल्दी खराब हो जाता है। लेकिन जो मिल्क पाउडर होता है, जो छोटी छोटे पैकेट में होता है, कई बार डब्बे में भी होता है, वो नहीं खराब होता बहुत बहुत दिन तक भी। तो उसकी मदर ने एक सैचेट निकाली, एक पाउच निकाला कबर्ड में से। देखो, ये नहीं खराब हुआ, इसकी मम्मी ने कहा, क्योंकि वो तो इतने समय से रखा है, पाउच तो पहले से ला के रख लेते हैं घर में। बहुत सारी चीजें होती हैं जिनको हम ड्राई रूप में घर में रखते हैं। मैरी वंडर्ड व्हाई द मिल्क गोट फ्रॉम द मिल्क वेंडर इन द मॉर्निंग गोट स्पॉइल्ड। बड़े आश्चर्य की बात है कि ये जो दूध, तो दूध वाला सुबह लाया, ये तो खराब हो गया। बट द सैचेट गोट फ्रॉम द सुपरमार्केट वाज स्टिल गुड। और जो सुपरमार्केट से इतने दिन पहले खरीदा गया है, वो अभी भी ठीक है। व्हाई इज इट सो, ऐसा क्यों हुआ? शी आस्क्ड हर मदर, उसने अपनी मम्मी से पूछा। हर मदर एक्सप्लेन्ड, द मिल्क इन द सैचेट इज पास्चराइज्ड, बट द मिल्क गोट फ्रॉम द मिल्क वेंडर इज नॉट पास्चराइज्ड वन। जो सैचेट में मिल्क है, उसमें पैकेट में मिल्क है, वो पास्चराइड है। लेकिन जो वेंडर मिल्क लेके आया है वो पास्चराइड नहीं है। वो तो जैसे ही गाय से, भैंस से, जिससे भी निकला हुआ है, वो सीधा आपके पास आ गया। आपने उसको बॉईल करके रख लिया। बॉईल करना भी पास्चराइजेशन की एक प्रक्रिया है। लेकिन ये जो बॉइलिंग है, जो पास्चराइजेशन की प्रक्रिया, ये एक नेचुरल प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के द्वारा हम बहुत लंबे समय तक नहीं रोक सकते। हम ऐसा तो कर सकते हैं कि यदि सुबह दूध है, हमने उसको सुबह बॉईल किया, दोपहर में फिर बॉईल कर दिया, शाम में फिर बॉईल कर दिया, और हमने परसों अगले दिन तक उसको यूज कर लिया। एक तरीका ये भी करते हैं हम कि उसको फ्रिज में रख दिया। तो बॉइलिंग, फ्रीजिंग, ये सब उसके तरीके हैं चीजों को खराब होने से बचाने के लिए। लेकिन ये जो पास्चराइजेशन है, ये एक अलग प्रक्रिया है। इसको बताते हैं अभी। तो उन्होंने ये बोला कि ये पास्चराइजर, वो पास्चराइज नहीं था। प्रोसेस ऑफ स्टरलाइजेशन दैट इन्वॉल्व हीट ट्रीटमेंट टू मेक द प्रोडक्ट सेफ फॉर कंजप्शन। पास्चराइजेशन एक वह प्रक्रिया है जिसके जो हीटिंग के द्वारा की जाती है, और उस प्रक्रिया में प्रोडक्ट की जो नमी होती है वो बिल्कुल खत्म कर दी जाती है, उसको सुखा दिया जाता है। जैसे हम वो डालते हैं, अचार डालते हैं, तो जो आमी होती है, जिसका भी अचार डाल रहे हैं, हम उसको धूप में सुखाते हैं, बहुत सुखाते हैं, बहुत, वो इतना सूख जाता है, उसके बाद हम डालते हैं। यदि उसको नहीं सुखाया गया और हमने ऐसे अचार डाले, तो निश्चित रूप से 2-3 दिन में उसमें फुई लग जाएगी। लेकिन सुखाने के बाद भी उसमें बहुत सारी चीजें यूज होती हैं, तभी अचार सही चलता है, नहीं तो वो तब भी खराब हो जाएगा। तो पास्चराइजेशन जो है, हीट ट्रीटमेंट जो है, नमी को खत्म करने का एक प्रोसीजर है। चीजों को कंजप्शन, एक लंबे समय तक खराब होने से बचाने का एक तरीका, एक प्रक्रिया है। तो जो मिल्क होता है, पाउडर का मिल्क, वो इसी तरह से यूज किया जाता है। बट व्हाट द मीनिंग ऑफ पास्चराइज, आस्क्ड मैरी ने पूछा। पास्चराइजेशन इज ए साइंटिफिक मेथड। ये एक साइंटिफिक मेथड है। जैसे मैंने बताया था, बॉइलिंग एक नेचुरल प्रक्रिया है कि भी उबाल दिया, दोपहर में फिर उबाल दिया, इस तरह से। लेकिन पास्चराइजेशन एक साइंटिफिक प्रक्रिया है। फ्रेश मिल्क इज बॉइल्ड टू हाई डिग्री। एक हाई डिग्री तक उबाला जाता है, फिर तेजी से ठंडा किया जाता है। इन दिस प्रोसेस द जर्म्स ऑफ द मिल्क गेट किल्ड। उसके जो मिल्क होते हैं, जर्म्स होते हैं, वो खत्म हो जाते हैं। दिस वॉज फर्स्ट डन बाय लुई पास्चर, सो हिज नेम इज गिवन टू दिस प्रोसेस। ये कार्य सबसे पहले लुई पास्चर ने किया था। लुई पास्चर एक साइंटिस्ट थे, इसलिए इस प्रक्रिया का नाम पास्चराइजेशन कर दिया गया। समझ में आया क्यों हुआ इसका पास्चराइजेशन नाम? साइंटिफिक प्रक्रिया है। अब उसने पूछा, हु इज लुई पास्चर? लुई पास्चर इज कंसिडर्ड टू बी द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ फ्रांस।
He was born in 1822 in town in France. His parents were not rich, but they gave him a good education. लुई पास्चर जो थे वो एक ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट थे फ्रांस के, जिनका जन्म 1822 में हुआ था फ्रांस में। और उनके पेरेंट्स ज्यादा रिच नहीं थे, लेकिन उन्होंने उनको एक अच्छी एजुकेशन दी। He secured a degree in science. His marks in chemistry were not high. उन्होंने साइंस में डिग्री प्राप्त की, केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा वो अच्छे नहीं थे, हाई नहीं थे उनके मार्क्स। बट हिज इंटरेस्ट इन सब्जेक्ट मेड हिम कंटिन्यू टू स्टडी हिज केमिस्ट्री। लेकिन उनका जो इंटरेस्ट था उस सब्जेक्ट में, उससे वो कंटिन्यू स्टडी को करते रहे, केमिस्ट्री को पढ़ते रहे। इन कोर्स ऑफ टाइम ही बिकेम ए केमिस्ट, और उसके बाद एक समय के पश्चात वो केमिस्ट बन गए, जिनको केमिकल्स का ज्ञान होता है। He spent a lot of time in laboratory examining the germs. वो अपना बहुत सारा समय अपनी लेबोरेटरी में ही बिताते थे, लैब में बिताते थे। One day he was busy in laboratory. His professor came in. You are wasting your time. They are useless to man, he said. But Pasteur replied, Sir, the germs cause sickness. I must find out which germ cause which disease. एक बार वो अपनी लेबोरेटरी में थे तो उनके प्रोफेसर आए, तो उसने कहा कि तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, ये जो जर्म्स है जिनको तुम देखते रहते हो इनका कोई यूज नहीं है, ये यूजलेस है मनुष्य के लिए। तो उसने कहा कि सर मैं देखना चाहता हूँ कि जर्म से कौन सी बीमारी होती है। वेयर डू जर्म्स कम फ्रॉम? तो प्रोफेसर ने पूछा जर्म्स आते कहाँ से हैं? मतलब उनका तो कहना था कि तुम अपना बेकार का ही समय वेस्ट कर रहे हो, इन पे क्या क्या करते रहते हो। तो उसने कहा जर्म्स को देख रहा हूँ, ये जर्म्स कहाँ से आते हैं। सर दैट आई मस्ट फाइंड आउट। तो उन्होंने बोला कि वही तो मुझे ढूंढना है कि कहाँ से आते हैं। And Pasteur found out after a long and patient work, the germs are present everywhere. और बहुत समय बाद उन्हें पता चला कि जर्म्स तो सब तरफ रहते हैं, वाटर में, सॉइल में, डस्ट में, इवन इन द एयर वी ब्रीथ, यहाँ तक कि उस हवा में भी है जिसमें हम सांस ले रहे हैं। और अब तो बहुत ही ज्यादा है, जिस समय की ये बात चल रही है उस समय तो फिर भी कम होंगे। अब तो पोल्यूशन इतना ज्यादा है कि हवा में ही सबसे ज्यादा है। These germs turn milk, so इन्हीं जर्म्स के कारण दूध खट्टा हो जाता है। मिल्क इज कैरियर ऑफ जर्म्स, मिल्क जर्म्स को लेके जाने मतलब करियर एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी पहुंचा देता है। दी जर्म्स कैन को मतलब मिल्क हमारे पेट में गया, उसमें जर्म्स थे, हम बीमार हो गए। दी जर्म्स कैन कॉज डिजीज लाइक ट्यूबरक्लोसिस, टाइफाइड, ये सब बीमारियां जर्म्स से हो सकती हैं। ही मेड मैनी एक्सपेरिमेंट, उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। फाइनली फाउंड आउट द मेथड टू किल द जर्म्स इन द मिल्क। फाइनली उन्होंने एक तरीका सोचा जिससे मिल्क के जर्म्स को मारा जा सकता है। पास्चर डिड नॉट स्टॉप विद मिल्क, वो केवल दूध पर रिसर्च करके ही नहीं रुके। ही कंटिन्यू हिज रिसर्च, उन्होंने अपनी रिसर्च को कंटिन्यू रखा। एंथ्रेक्स, डिप्थीरिया, रेबीज व टेरेबल डिजीज, ये सब बहुत भयंकर बीमारी थी। पास्चर फाउंड आउट सर्टेन वैक्सीन, उन्होंने इनके लिए कुछ वैक्सीन डिसाइड की। जैसे कुछ टीके बच्चों को बचपन में लग जाते हैं, और पहले ये टीके नहीं थे, बहुत साल पहले जब नहीं लगते थे, लेकिन अब तो बहुत सारी बीमारियों के टीके बचपन में ही लग जाते हैं। अब जैसे कोविड आया, तो कोविड जब आया 1-1.5 साल तो 2 साल तो लोगों ने इसको से सफर किया, बट उसके बाद कोविड वैक्सीन आ गई। फिर जो वैक्सीन होती है वो प्रिवेंट करती है बीमारी को। उसके अलावा और भी बहुत सारी ऐसी वैक्सीन आ गई है। जैसे एक सर्वाइकल कैंसर की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स पहले सुनी जाती थी, अब सर्वाइकल कैंसर के लिए भी वैक्सीन है। तो मतलब इस तरह की चीजें जो कि बड़े, कुछ तो वैक्सीन ऐसी थी जो बचपन में लगती हैं, लेकिन अब जो बड़े हो गए हैं उनको भी बहुत सारी वैक्सीन ऐसी हैं जो कि प्रिवेंशन के लिए लगवाई जा सकती हैं। These vaccine Pasteur find out certain vaccine can prevent and cure these terrible disease. ये जो वैक्सीन है ये बीमारी को सही करेंगी और उनसे बचाएंगी भी। One day mother brought her son Joseph to Pasteur. हडसन जोसेफ टू पास्चर, एक दिन वो केमिस्ट तो थे ही, एक मदर अपने बेटे को लेके आई पास्चर के पास। जोसेफ बच्चे का नाम था। जोसेफ हैड बीन बिटन बाय मैड डॉग, उसको एक कुत्ते ने काट लिया था, पागल कुत्ते ने। देयर वर 14 वाउंड्स ऑल ओवर हिज बॉडी, उसकी बॉडी पर 14 घाव थे जैसे दांत के। द डॉग हैड रेबीज, और उसको रेबीज की बीमारी हो गई थी। रेबीज जो बीमारी है, एवरीवन फेल्ट, मतलब कुत्तों के काटने से होती है रेबीज की बीमारी। एवरीवन सॉरी फॉर दैट बॉय, सभी को उस बच्चे के लिए ये लग रहा था भी बेचारे के कुत्ते ने काट लिया। दे सेड द चाइल्ड इज श्योर टू डाई, सबको लगता था कि वे बच्चा मर जाएगा, क्योंकि पहले
इलाज नहीं होते थे, दवाइयां बहुत ज्यादा नहीं थी, तो इस तरह की बीमारियों से कुत्ते ने काट लिया, उसने काट लिया, तो मर जाते थे। बड़े बड़े इंसान मर जाते थे, बच्चे मर जाते थे। अभी भी आप देखते हैं, कोई यदि कुत्ता किसी को काट लेता है तो उसके कुछ उससे दिक्कत हो, उससे पहले ही वैक्सीन लगती है, कुत्ते के काटने का इंजेक्शन लगता है ना, तो ये उस समय तक नहीं था, और इसलिए रेबीज की बीमारी हो जाती थी, और फिर इंसान मर भी जाता था। तो सबको ये लग रहा था कि ये बच्चा तो अब नहीं बचेगा। इवन पास्चर हैड नो होप, पास्चर को भी उम्मीद नहीं थी, बट ही डिसाइडेड टू सेव द बॉय। उन्होंने निश्चय किया कि वे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। पास्चर हैड प्रिपेयर्ड ए सीरम फॉर फ्रॉम ए रैबिट। रैबिट से एक सीरम तैयार किया। द रैबिट हैड डाइड ऑफ रेबीज, और वो जो रैबिट था वो भी रेबीज से ही मरा था। ही इंजेक्टेड द सीरम इनटू द बॉयज बॉडी एट फर्स्ट स्मॉल क्वांटिटी। उसने वो जो सीरम रैबिट से निकाला था, जो तैयार किया था, वो बॉय में डाला, पहले थोड़ी क्वांटिटी में। स्लोली इंक्रीज द डोज, धीरे धीरे उन्होंने उसकी डोज बढ़ाई। ऑन द 9th डे जोसेफ शोड इम्प्रूवमेंट, और 9वें दिन उसको थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ। ही वॉज आउट ऑफ डेंजर, और वो खतरे से बाहर था। इन 3 month टाइम जोसेफ वॉकड आउट ऑफ द हॉस्पिटल। 3 महीने के समय में जोसेफ अस्पताल से बाहर चला गया, मतलब सही हो गया। अब आप देखिए 3 महीने लगे, और उन्हीं की की हुई मेहनत का कमाल है कि आज यदि इस तरह की घटना घट जाती है, कुत्ता काट लेता है, तो पहले तो बीच में हम ये सुनते थे, आज से 5-6 साल पहले, कि 14 इंजेक्शन लगते हैं, ये होता है, वो होता है। लेकिन अब तो कुछ भी नहीं है, अब तो शायद 3 लगते हैं, मतलब अपना अपना वो है कि कौन सा इंजेक्शन लगवाने हैं। तो अब बड़ी इजीली ये सब वैक्सीन बन गई है, तो ताकि हम इन सब खतरों से बाहर हो सके। He was out of danger in 3 months. Joseph walked out of the hospital. He then became a perfectly healthy child. वो फिर बिल्कुल फिट हो गया। The year was 1885. Before that, many had been bitten by mad dog, but no one had escaped death. 1885 में हुआ ये सब, ये जो घटना घटी, तो उससे पहले बहुत सारे लोग कुत्तों के काटने से, पागल कुत्तों के काटने से मर जाते थे, और बिल्कुल भी नहीं बच पाते थे मृत्यु से। Since 85,000 of life have been saved by anti-rabies treatment. उसके बाद का एंटी रेबीज जो ट्रीटमेंट हुआ, उससे बहुत लोगों की जान बची। द वर्ल्ड इज थैंकफुल टू लुई पास्चर, और संसार जब से उनके लिए बहुत ज्यादा थैंकफुल है, क्योंकि कुत्ता ऐसा जानवर है जो हम लोगों के बीच में रहता है। मतलब जैसे जंगली जानवर है, वे तो वहीं रहते हैं, वो हमारे पास ही नहीं आते। लेकिन डॉग हैं और ये कैट हैं, ये तो ऐसे हैं कि हम लोगों के बीच में रहते हैं। इनसे तो जाने अनजाने हमें वो करना ही पड़ता है, इनको तो फेस करना ही होता है। करेक्ट ऑप्शंस, who said to whom, क्वेश्चन आंसर, वर्ड बिल्डिंग। द वन हु, इनके लिए मतलब शब्द समूह के लिए एक शब्द। द वन हु स्टडी द प्लेनेट, स्टार्स एंड गैलेक्सीज। ये जो ऊपर लिखे हुए हैं, इनको इसमें भरना। ये वाई तो गलत लिखा हुआ है, वाई नहीं आएगा यहाँ पर, ये वर्ड्स आएंगे। एनाग्राम, एनाग्राम इज ए वर्ड और फ्रेज फॉर्म्ड बाय rearranging the letter of another word or phrase. For example, read is an anagram for deer. read में भी READ वर्ड्स आए हैं, और deer में भी DEA, मतलब वही सेम है लेटर्स। तो ऐसे ही टीचर में और चीटर में सेम लेटर्स हैं, तो इन वर्ड्स के लिए आपको एनाग्राम्स बनाने हैं। इनमें ये वाई भी गलत लिखे हुए हैं, इनकी ये जैसे स्पोर्ट वर्ड है, ये वाई मिसप्रिंट हो रहा है ये, ठीक है, तो आपको वर्ड्स बनाने। वी नो दैट सेंटेंस द मेन वर्ड टेल अबाउट द एक्शन एंड द एक्सिलरीज वर्ब हेल्प अस टू टेंस और मेक ए नेगेटिव। जो सेंटेंस में वर्ब होती है वो तो कोई एक्शन होता है, लेकिन साथ में एक्सिलरीज वर्ब होती है, जैसे हेल्पिंग वर्ब, वो उससे एक तो हमें फॉर्म उसका पता चलता है, टेंस का पता चलता है, और यदि नेगेटिव बनाना होता है तो हम हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगाते हैं। जैसे लुई पास्चर वाज बोर्न इन फ्रांस, बोर्न तो है एक्शन वर्ब हो गई, मेन वर्ब हो गई, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई। इसके बाद नोट लगा के इसका नेगेटिव बना सकते हैं। ओके, टिक द मेन वर्ब एंड अंडरलाइन द एक्सिलरीज वर्ब इन दिस सेंटेंस। मिल्क इज स्पॉइल्ड, स्पॉइल्ड मेन वर्ब इज हेल्पिंग वर्ब, ये करना है सब में। जोसेफ वुड विन इफ ही वाज वेल, ही शैल कम आउट ऑफ डेंजर, ये वुड, शैल, in these sentence would and shall modal verbs are a kind of auxiliaries or helping verb. Modal,
जो वर्ब होती हैं वो हेल्पिंग वर्ब भी होती हैं, वो भी उनका मतलब यूज करने का तरीका अलग होता है। दे आर यूज टू एक्सप्रेस मीनिंग, वो मीनिंग का क्लियर करते हैं, एक्सप्रेस मीनिंग के लिए यूज किए जाते हैं, सच एज पॉसिबिलिटी, परमिशन, एबिलिटी, ड्यूटी, नेसेसिटी एंड सो ऑन। जैसे विल फ्यूचर टाइम के लिए यूज किया जाता है, बिलीफ और प्रॉमिस के लिए, विलिंगनेस के लिए, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। शुड ड्यूटी और द राइट थिंग कि तुम्हें ये करना चाहिए, इस तरह से। वी शुड हेल्प द नीडी पर्सन, इनके साथ में इनके एक वाक्य भी दिए गए हैं मीनिंग क्लियर करने के लिए। माइट का मतलब है पॉसिबिलिटी, जैसे ऐसा हो सकता है, जोसेफ माइट कम आउट ऑफ द डेंजर। मस्ट का मतलब है कंपल्सरी रूप से करना चाहिए, समथिंग दैट हैज टू बी डन नीड्स, आई मस्ट लुक आफ्टर द इंजर्ड पर्सन। ये सब मॉडल्स हैं, इनको फिल करना है। हेल्पिंग वर्ब भी होती है, लेकिन थोड़ा सा यूज करने का तरीका इनका अलग होता है। द वर्ड सैचेट मीन्स ए स्मॉल सील्ड पैकेट, इट हैज टू syllable, द ch in the spelling has a sh sound and letter t is silent. Sachet, sachet ne sachet. The word is pronounced by shashi, इस तरह से। तो ऐसे ही ये और वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशन दिए गए हैं। A scientist is a person who is studying or has expert knowledge of one or more of natural or physical science. Tick the quality that you think are required to become a scientist. क्या क्या इसमें से साइंटिस्ट के लिए जरूरी है, उनको टिक करना है। Have you visited the science laboratory in school? If not so far, you will probably be visiting in your next class. आपने अभी तक साइंस लेबोरेटरी देखी है अपनी स्कूल में? नहीं देखी तो हो सकता है बड़ी क्लासेस में जाके आप उसको देखें। You have to prepare a scrap book that include the science equipment used in the laboratory and state one use for each. Okay, chapter is completed.